नमस्कार दोस्तों। तो हम जो है संविधान सभा पढ़ रहे थे और संविधान सभा में हमने देख लिया कि संविधान सभा का कैसे कैसे गठन हुआ है और संविधान सभा की मांग हमने किस प्रकार से की थी, किन किन लोगों ने की थी, पहले किसने की थी और जो है संविधान सभा की जो है मांग को अंग्रेजों ने कब कब स्वीकार किया। तो 1940 में जो है पहली बार जो है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है उन्होंने संविधान सभा का जो है हमारी को स्वीकार किया था कि हम जो है आप लोगों के लिए क्या बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है। फिर जो है हमारी संविधान सभा किस मिशन के आधार पर जो है गठन किया गया संविधान सभा का, तो वो है 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके आधार पर जो है हमारी संविधान सभा का निर्वाचन हुआ या गठन हुआ था। ठीक है। फिर जो है हमने पढ़ा कि प्रारूप समिति बनाई थी हमने, जो जिसने हमारे संविधान का जो है अंतिम प्रारूप तैयार किया था। तो उसमें कौन कौन सदस्य थे, तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो तो क्या थे, अध्यक्ष थे और बाकी के 6 सदस्य और थे। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है संविधान सभा के जो कार्य थे संविधान का निर्माण का, उनको जो है समितियों के माध्यम से जो है बांटा गया था। तो वो समितियां भी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है। फिर जो है बात आती है कि भाई लोग जो है संविधान का जो सभा थी उसकी आलोचना भी करते हैं। कैसे करते हैं कि कहते हैं कि इसमें कांग्रेस के सदस्य थे इसलिए कांग्रेस की क्या विचारधारा है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है उस समय जो है सबसे बड़ा राजनीतिक दल था वो तो कांग्रेस ही था, तो इस आधार पर कांग्रेस के ज्यादा सदस्य भी थे। फिर हम कहते हैं कि जो है फिर कहते हैं कि जो है हिंदुओं की सभा थी। फिर हम कहते हैं कि भाई इसका भी हम जो है क्या करते हैं, खंडन करते हैं कि हिंदुओं की सभा तो थी, लेकिन क्यों थी? क्योंकि जो है मुस्लिम जो है जो मुस्लिम सदस्य थे संविधान सभा में जिसका निर्वाचन हुआ था जिनका, तो वो पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद कहाँ चले गए थे? अधिकतर जो मुस्लिम सदस्य चले गए थे जो है पाकिस्तान में चले गए थे। तो हिंदुओं का जो प्रतिनिधित्व जो है बढ़ गया उसमें संविधान सभा में। फिर भी हमने उससे पहले भी हमने जो है संविधान सभा के निर्वाचन में मुस्लिमों के लिए अलग से सीटों का प्रबंध किया था, सिखों के लिए अलग दी थी सीटें, 4 सीटें जो है सिखों के लिए दी थी और मुस्लिमों के लिए 78 सीटों का आरक्षण दिया था। और सामान्य सीटें थी, उस पर भी जो सामान्य सीटें दी गई थी उन पर भी कोई भी चुनाव लड़ सकता था, जो 210 थी। हिंदुओं के आधार पर तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, ये भी बात है। तो इस प्रकार से हम जो है इस बात का भी हम खंडन करते हैं। फिर कहते हैं कि जो है हिंदुओं का जो है हमारे जो जो संविधान है उसमें कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हिंदू धर्म हमने किसी धर्म का जो है नहीं लिया हुआ है, वो भी एक जो है पंथ निरपेक्ष संविधान है हमारा और एक ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना को भी देख लिया। प्रस्तावना में एक शब्द जो हम पढ़ते हैं वो संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता है कि किसी भी देश कोई भी देश जो स्वतंत्र है वो किसी बिना बाहरी दबाव के जो है निर्णय ले, सभी प्रकार के निर्णय ले सकता है। तो वो क्या होगा? संप्रभु राष्ट्र होगा। तो भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो भारत जो है आजाद हुआ 1947 को, और 1947 को जो है संप्रभु राष्ट्र नहीं बना था, जबकि एक डोमिनियल राज्य बना था। क्योंकि जो है हमारे जो विधायिका जो है, हमारे जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस आधार पर चल रही थी? तो 1947 का जो स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके आधार पर चल रही थी। और वो किसने बनाया था? वो जो है ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय था वो भी क्या था? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था जो इंग्लैंड में था। तो इस आधार पर जो है हम कहेंगे कि हमारा संविधान जो है 1947 15 अगस्त 1947 को जो क्या हुआ था? डोमिनियल राज्य हुआ था। लेकिन हमारा राष्ट्र जो है संप्रभु कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान बन गया, संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारा जो देश भारत है वो क्या बन गया? संप्रभु राष्ट्र बन गया था। फिर आती है एक बात के पंथ निरपेक्षता क्या है? तो पंथ निरपेक्षता का हम जो है कहते हैं कि हमारे देश का कोई एक राष्ट्र धर्म नहीं है, हमने किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं बनाया है। हमारा जो देश का संविधान है वो क्या है? पंथ निरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों को समान समभाव से देखता है और किसी भी धर्म का जो है न तो विरोध करता है ना ही जो है सपोर्ट करता है। ठीक है। फिर आती है बात
कि इसका भी एक ये तर्क देते हैं विपक्ष में कि जो है हमारे यहाँ पे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता नहीं है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि जैसे हिंदुओं के जो है मामले हैं वंश के आधार पर, संपत्ति का बंटवारा, विवाह का, तो इस प्रकार के जो कानून हैं वो हिंदुओं के लिए अलग हैं और मुस्लिमों के लिए अलग हैं। तो अगर पंथ निरपेक्ष नहीं है हमारा भारत, तो फिर हमारे भारत संविधान में क्या होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ठीक है। और जो है धर्म के, एक बात और कि धर्म के आधार पर क्या किया गया था, अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया था, जबकि हम कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये दो तर्क जो है विपक्ष में और बाकी के पक्ष में भी हम तर्क देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि गणराज्य देश कौन से होते हैं। तो जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, यानी कि जो राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र में जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। वो राज्य क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गणराज्य। जैसे गणराज्य क्या मतलब है, या फिर गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र होने का मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये क्या है, इनको वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाएगा। इनका भी क्या होता है, चुनाव होते हैं और चुनाव के माध्यम से हमारे जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये क्या नहीं होने चाहिए, वंशानुगत, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि राजा क्या होता है, वहां का राष्ट्रपति होता है। तो वहां पे जो है गणराज्य नहीं है, जबकि हमारा देश क्या है, गणराज्य है, ठीक है। तो ये भी बात हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था एक बार किसी एग्जाम में कि गणराज्य का मतलब क्या है। तो राष्ट्रपति का क्या है, वंशानुगत नहीं होना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैसे अब पढ़ेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट में जो होता है कि शासन से संबंधित जो है शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास। यानी कि शासन में जो विधि के निर्माण में क्या होता है, जनता को क्या लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है, या जनता का क्या होता है, जनता क्या होता है, सहभागी होती है। जैसे विधि निर्माण में जो है, विधि निर्माण में शासन में जनता की क्या होती है, प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। जैसे कि विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित जो है निर्णय कौन लेती है, जनता लेती है। तो वो कहलाती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र होता है दो प्रकार का। दो प्रकार का कैसे, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम देखते हैं कि शासन में क्या होती है, जनता की, यहां जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो शासन यानी कि कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित जो निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, वो कौन ले, वो ले जनता।
तो क्या होता है, वो होती है प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र। और इसमें क्या होता है कि जो है शासन से संबंधित, यानी कि प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, प्रतिनिधि क्या लेता है, शासन से, शासन की जो है समस्त भागीदारी, यानी कि शासन में क्या लेता है, प्रत्यक्ष भागीदारी। कौन लेता है, प्रतिनिधि शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी ले। जनता नहीं होके क्या लेता है, उनका प्रतिनिधि। तो हमारे जो भारत में जो है वो कैसी लोकतंत्र है, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा है, अप्रत्यक्ष है। क्यों, क्योंकि जनता जो है विधि निर्माण में भाग नहीं लेती है। भाग कौन लेता है, हमारा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन है हमारे, तो जो एमपी हैं, सांसद, सांसद या जो एमएलए हैं, विधायक या एमएलसी, विधायक या एमएलसी, ये दो हैं। ये जो है शासन से संबंधित क्या लेते हैं, भागीदारी लेते हैं। ये हमारे विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जो है ये लेते हैं। तो ये इसलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष भागीदारी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी कुछ भाग हैं। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पहला आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार भाग होते हैं। एक तो है जनमत संग्रह, जिसको बोलते हैं परिप्रेक्षा। ठीक है, जनमत संग्रह, सॉरी, रेफरेंडम को बोलते हैं। पहला बोलते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम, परिप्रेक्षा। इसमें क्या होता है कि विधि निर्माण में जो है जनता द्वारा लिया गया निर्णय क्या होता है, बाध्यकारी होता है। यानी कि जनता द्वारा लिए, जनता से ली गई राय, विधि निर्माण में जनता से ली गई राय, उसे लागू करना क्या होता है, बाध्यकारी होता है। वो होता है रेफरेंडम। दूसरा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में क्या होता है कि इसका उपयोग विदेशी नीतियों में करते हैं रेफरेंडम का, जबकि जनमत संग्रह का, जनमत संग्रह होता है कि जनता द्वारा ली गई राय जिसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है, जिसे हम लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो वो होता है जनमत संग्रह। तीसरा होता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल में क्या होता है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको जो है जनता उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको उस पद से हटा दें, तो वो उसमें क्या होता है, राइट टू रिकॉल। यानी कि राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जनता द्वारा इस प्रतिनिधि को कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है राइट टू रिकॉल। और एक होता है पहल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि पहल। पहल में होता है कि जनता से जो है विधि निर्माण में क्या ली जाती है, सहायता ली जाती है। और जनता जो है एक निश्चित संख्या में जो है जनता उस प्रस्ताव पर क्या करती है, हस्ताक्षर कर देती है। तो उसे जो है उस प्रस्ताव को विधायिका में लागू करना, विधायिका में पेश करना क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है प्रैक्टिस जो है कहाँ की जाती है, स्विट्जरलैंड में की जाती है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के प्रत्यक्ष के चार वो हैं पॉइंट। कौन कौन सा, एक तो रेफरेंडम, जिसमें जो है जनता द्वारा ली गई, जनता से ली गई राय जिसे लागू करना क्या होता है, बाध्यकारी होता है। इसमें जनता से राय जो लेते हैं इसमें क्या होता है, बाध्यकारी। ऐसे लिख देते हैं कि जनता से ली गई राय क्या होती है, बाध्यकारी होती है। फिर उसे लागू करना पड़ेगा, बाध्यकारी। जनमत संग्रह में क्या होता है कि जनता से ली गई राय बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी
नहीं है। फिर होता है राइट टू रिकॉल, इसमें क्या होती है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि, उनको क्या होता है कि जनता उसके कार्यकाल से पहले ही हटा दे पद से, कार्यकाल से पहले ही पद से हटा दे। और इनिशिएटिव में क्या होता है कि जनता को विधि निर्माण के लिए पहल की करने के लिए दी जाती है, जिस पर क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा में जनता जो है, जनता हस्ताक्षर करती है, तो उस प्रस्ताव को विधायिका में पेश किया जाना बाध्यकारी होता है। अनिवार्य होता है। तो ये है अप्रत्यक्ष के, प्रत्यक्ष के जो है ये है, और अप्रत्यक्ष में है कि जनता द्वारा ली गई राय, जैसे जनता शासन में भागीदारी नहीं है, जनता का प्रतिनिधि जो है, जो शासन से संबंधित क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो होती है अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष में जैसे भारत में कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो वो कैसी है, अप्रत्यक्ष है। ब्रिटेन में कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है, वो कैसी है, वो भी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि वहां पे भी जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि शासन की जो विधायिका और कार्यपालिका से विधि निर्माण की जो विधि है, निर्माण की जो वो है प्रक्रिया है, उसमें भाग लेते हैं, निर्णय लेते हैं। फिर जो है यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें भी कैसी है, वो भी अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है। ठीक है, तो इसको हटा दें। हमने पढ़ा था कि जब प्रस्तावना पढ़ी तो उसमें हमने एक चीज देखी कि प्रस्तावना की क्या की जाती है, आलोचना नहीं, कि पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो फिर उसमें दो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए थे। एक था बेरुवारी केस 1960 में, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पूर्ववर्ती जो निर्णय था केस बेरुवारी केस वाला 1960 वाला जो निर्णय था, उसको जो पलट देती है, यानी कि उसके विपरीत उसको समाप्त कर देती है और एक निर्णय देती है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। लेकिन उसमें एक बात कही थी कि ये क्या है, संसद को न तो कोई शक्ति देती है और ना ही संसद से कोई शक्ति को रोक लगाती है। ठीक है, तो ये था। फिर 42वां संविधान संशोधन किया, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, फिर जो है कहा कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर उसी जो निर्णय था केशवानंद भारती वाला वाद जो है 1973 में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान के किसी भी भाग में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा क्या है, तो इसमें कहा कि जो है इसकी ये एक अवधारणा है और जिसकी व्याख्या कौन करेगा, इसकी व्याख्या खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं, जैसे अनुसूचियों को पढ़ते हैं। अब अनुसूचियां आएंगी, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और फिर उसके बाद में जो है आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली भारत संविधान में अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां।
शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है संविधान जब हमारा बना तो उसमें केवल 8 अनुसूचियों को रखा गया था, लेकिन बाद में समय समय पर जो है 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो टोटल जो है अब जो वर्तमान में संविधान है उसमें जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो ठीक है, तो पहला जैसे एक पॉइंट डाल के लिख लो इसमें कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में मैं यहाँ कह लो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो जो है बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। 4 अनुसूचियां जोड़ी। कब कब जोड़ी उनको भी लिख लेते हैं, वैसे तो फिर उसी टाइम पे भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी लिख लो, 2 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। तो पहली जोड़ी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 1951 में। और कौन सी जोड़ी गई? तो वो अनुसूची थी 9th शेड्यूल, 9th अनुसूची। फिर आता है 52 संविधान संशोधन। ये कब किया गया? 1985 में। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th अनुसूची। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन 1993 92, और इसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। फिर 74वां, ये भी 1992 में ही आता है, और इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको ये भी लिख लो कि ये 1992 में जो है संशोधन किया गया, लाई गई, और लेकिन लागू हुई, यहाँ पे लिख दो लागू कब हुई? तो लागू हुई 1993 में। जब हम पढ़ेंगे वहां लिख लेंगे लाई गई, ये अभी इतना ही ठीक है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो पढ़ेंगे, तो पहली अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची। इसमें है राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, के राज्य कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, वो है। और जो है संघ शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं और उनकी सीमाएं क्या क्या हैं और नाम उनके। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें है, यहां पर लिख लो नीचे, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश
प्रदेशों के नाम एवं सीमाएं। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो राज्य हैं हमारे देश में 28 राज्य हैं, ऐसे लिख लो। ये संघ शासित प्रदेश, तो इनमें दो भागों में, एक राज्य कितने हैं? तो राज्य हैं 28 और संघ शासित प्रदेश जिनको यूटीज बोलते हैं, यूनाइटेड यूटीज, ये कितनी है? ये है 8। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये तो हम पढ़ेंगे कि 28 जो है राज्य कौन कौन से हैं, कब कब इनका निर्माण हुआ, कितने थे ये, इसे जब भारत का एकीकरण पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम 28 राज्यों को जो है देखेंगे, इनको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे 3 तो हैं, पहली जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जहां इनकी विधानसभा है वो कौन कौन सी है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। और जिनमें विधानसभाएं नहीं है वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है इसमें लद्दाख, चंडीगढ़, तीसरी है लक्षद्वीप, चौथी अंडमान एंड निकोबार और पांचवी है दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 8 हो गई, 3 ये और 5 ये, 8। तो इनमें कौन बैठता है? इनमें जो है केंद्र शासन, जो स्टेट हैं, इन राज्य हैं, इनमें जो है केंद्र का प्रतिनिधि जो होता है वो होता है राज्यपाल। जो 28 राज्य हैं इनमें केंद्र के प्रतिनिधि जो है राज्यपाल होते हैं। जो ये है 3 जिनमें कौन है? विधानसभा है, उन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें जो है विधानसभा भी है। तो इनमें बैठते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। ये 5 ये हैं संघ शासित प्रदेश जिनमें जो है क्या नहीं है? विधानसभा नहीं है। तो इनमें जो प्रशासक होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासक, वो बैठते हैं इसमें। ठीक है, तो इनमें बैठते हैं राज्यपाल, केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, इसमें होता है उपराज्यपाल और इनमें होते हैं प्रशासक। ठीक है, पहली अनुसूची हो गई। अब पढ़ेंगे हम दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में है, इसको अलग कर देते हैं। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में दी गई है संचित निधि। संचित निधि क्या है? संचित निधि मतलब जो हमारे जो शासन में जो कुछ महत्वपूर्ण पद हैं उनके लिए जो है वेतन और उनकी जो है सुविधाओं की व्यवस्था जो की गई है कि क्या कितना वेतन भत्ते होंगे, वो सब हमारी संचित निधि पर है। संचित निधि यानी कि देश की जो निधि है पैसे की, उस पर भारित है। इनको बोलते हैं कि संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित। ठीक है, तो 2 सूचियां हैं। संचित निधि कितनी है? 2। एक तो राज्य की होगी, एक क्या इसकी होगी? केंद्र की। तो केंद्र की संचित निधि पर कौन कौन भारित है? केंद्र की संचित निधि, संचित निधि पर भारित मतलब केंद्र की संचित निधि में से किस किस को जो है वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो इसमें है, और राज्य की संचित निधि पर भारित। तो इसमें सबसे पहला पद है वो है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के जो है वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, तो वो दिए जाएंगे केंद्र की जो संचित निधि है उसमें से दिए जाएंगे। दूसरा कहा है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सभापति हैं, हमारी राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमारी राज्यसभा है उसमें सभापति का पद जो है उस पर कौन जो है बैठते हैं, तो वो हमारे उपराष्ट्रपति बैठते हैं। उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, हमारी राज्यसभा के सभापति होते हैं। और उपसभापति ये क्या होते हैं, ये केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि इनको जो है वेतन भत्ते जो कहां से दिए जाते हैं, वो केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। फिर है लोकसभा। तो लोकसभा में कौन बैठते हैं, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है, ओम बिरला साहब। और उपाध्यक्ष, इनकी भी संचित निधि पर भारित है, कौन सी पर, केंद्र की पर। फिर चौथा आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश जो हैं वो भी किस पर हैं, केंद्र की संचित निधि से उनके लिए वेतन भत्ते का प्रबंध किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। पांचवा है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो होते हैं, कैग जो होते हैं, उनकी भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको शॉर्ट में बोलते हैं कैग। ये भी किस पर भारित होंगे, इनकी जो है वेतन भत्ते, केंद्र की संचित निधि पर। और एक कहते हैं जो हाईकोर्ट हैं, जो के राज्यों में जो है हाईकोर्ट है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाईकोर्ट हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं, उनके न्यायाधीशों की जो है पेंशन तो दी जाएगी केंद्र की संचित निधि से, लेकिन उनके जो वेतन दिए जाएंगे वो दिए जाएगा राज्य की संचित निधि से। तो जो हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन वो कहां से दी जाएगी, तो वो दी जाएगी केंद्र की संचित निधि से। अब राज्य की संचित निधि पर कौन कौन भारित हैं, तो पहला आ जाएगा राष्ट्रपति के, यहाँ पर राष्ट्रपति है तो यहाँ पर राज्यपाल। दूसरा, यहाँ पे भी दो होती हैं, दो विधायिका होती है ना, तो कौन कौन सी, एक तो विधान परिषद और एक होती है विधान सभा। दो सदन होते हैं ना, विधान सभा और विधान परिषद। इसके जो है सभापति, उपसभापति, इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और एक आ जाएंगे कौन, हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। तो दूसरे शेड्यूल हो गई हमारी, दूसरी अनुसूची हो गई कि संचित निधि पर कौन कौन भारित है, तो केंद्र की पर कौन भारित है, वो राज्य की पर कौन भारित है। तो ये हो गई सुप्रीम जो केंद्र की पर भारित, और ये हो गए राज्य की पर भारित है। ठीक है। अब जो है तीसरी अनुसूची आ गई जिसका नाम है शपथ का प्रारूप, कि किस किस की शपथ जो है कैसे कैसे होगी, उसका शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में किसका दिया गया है वो हम देखेंगे। तो तीसरी अनुसूची है तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ का प्रारूप। ठीक है।
इसमें भी दो हैं, एक केंद्र की शपथ, केंद्र में कौन कौन है और राज्य में है। तो तीसरी अनुसूची में जिसकी शपथ का प्रारूप दे रखा है, एक तो है सुप्रीम वो संसद का जो चुनाव लड़ते हैं जो उम्मीदवार होते हैं वो, तो पहली बात कही कि सांसद, कौन से सांसद के लिए उम्मीदवार, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए शपथ जो है किसी सूची में है, तीसरी में है। फिर जब निर्वाचन जो चुने जाते हैं तो वो सांसद यहाँ पे संसद के उम्मीदवार ऐसे लिख देते हैं इसको, संसद के उम्मीदवार। फिर तीसरे जो मंत्री, फिर चौथे जो है चौथे कौन है, एक सेकंड, पहला हो गया। अब चौथे जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और पांच में है जो कैग जो है अभी बताया था हमने, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उनकी जो है इनकी जो है शपथ जो है होगी, उनका प्रारूप दे रखा है, वो किस में दे रखा है, तीसरी अनुसूची में और केंद्र की अनुसूची में। फिर इसमें जो है राज्य की अनुसूची, राज्य की जो है सब अनुसूची में कौन कौन से हैं, तो पहला जो आएगा विधानमंडल के उम्मीदवार। विधानमंडल के कौन कौन उम्मीदवार होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए एमएलसी जिनको बोलते हैं, एमएलए होते हैं जो निम्न विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, और विधान परिषद के होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, विधायक और एमएलसी। तो ये उम्मीदवार। फिर दूसरी बात, उम्मीदवार हैं तो वो क्या होंगे, चुन के भी आए होंगे, तो विधान परिषद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। फिर तीसरी बात, इसमें भी क्या है, इसमें भी मंत्री हैं, तो इसमें भी मंत्री होंगे। और चौथी बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय लेके न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी अनुसूची। पहली में हमने पढ़ा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं, दूसरी में हमने पढ़ा कि वो क्या है, संचित निधि, और तीसरे में है शपथ का प्रारूप। आपसे वैसे पूछा जाता है तो यही है कि शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है, तो वो तीसरी अनुसूची। और जो है केंद्र की अनुसूची 3 में केंद्र में कि जो शपथ का प्रारूप है उनमें कौन कौन है, तो ये हैं, और राज्य की में हैं तो ये हैं। ठीक है, तो अब आएगा चौथा, और चौथे में है कि राज्य हैं या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे है, किस आधार पर है, तो वो दे रखा है हमारी चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसके लिए, तो अलग अलग राज्य के लिए कितनी कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, और यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेशों में जो है राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें का प्रावधान है, तो वो किस अनुसूची में दे रखा है, तो वो दे रखा है चौथी अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची, या फिर कैसे लिखते हैं, चतुर्थ, चतुर्थ ऐसे ही है अनुसूची, अनुसूची ऐसे क्या, ऐसे भूल गया है यार, ठीक है जैसे भी ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, अनुसूची। इसमें है राज्यसभा सीटों का बंटवारा, बस इतना ही लिख लेना, राज्यसभा सीटों का
बंटवारा। फिर आती है पंचम, पंचम है पांचवी, पांचवी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं और जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए नियंत्रण और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो किसके आधार पर है, तो वो है पांचवी अनुसूची के आधार पर। कौन कौन से जो है अनुसूचित 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 क्षेत्र एवं जनजाति, अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित एवं जनजातीय, यहीं पे लिख दो यार, जनजातीय दो बार क्यों लिखे, तियों के लिए नियंत्रण एवं प्रशासनिक प्रबंधन। ठीक है, तो ये किसमें दे रखा है, पांचवी अनुसूची में। फिर आती है छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें चार है। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए प्रशासनिक और नियंत्रण के लिए प्रशासनिक प्रबंध की व्यवस्था है, प्रावधान है। प्रशासनिक प्रबंध का प्रावधान, प्रबंधन का प्रावधान। छठवीं अनुसूची में कहते हैं जो असम है वो क्षेत्र, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां या क्षेत्र हैं, के लिए नियंत्रण एवं प्रशासनिक प्रबंधन, वो किसमें, छठवीं अनुसूची में। अब आती है सातवीं अनुसूची, उधर लिख देते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है कि सातवीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य जो है, राज्यों के मध्य जो विषयों का बंटवारा है वो किया गया है। तो सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची केंद्र, विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, ऐसे लिख देते हैं विषयों का बंटवारा, फिर लिख देते नीचे ना केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, विषयों का बंटवारा। कैसे कि केंद्र को कौन कौन से विषय, कितने विषय दे रखे हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक 3 सूची बनाई है। एक संवर्त सूची है। संवर्त सूची का मतलब है कि जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और जो है केंद्र भी कानून बना सकता है। तो इसके लिए केंद्र के लिए पहले प्रावधान था 97 का, अब है 98 विषय दिए गए। इसके लिए दिए गए थे 66, अब कितने दिए गए, 59। इसके लिए थे 47 और अब कितने इसके, इसके 52। ठीक है, कितने हैं। और जो 42वां जो संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसमें किया गया, इसमें से जो 5 विषय हैं
जो राज्यों से हटाकर किस में रख दिए गए, समवर्ती सूची में। तो वो कौन कौन से 5 विषय हैं, यानी कि इसमें लिख देते हैं 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। वो कौन कौन से रखा गया, वो कौन कौन से विषय हैं? तो एक है वन, पहला वन, वन से संबंधित जो विषय है वो। दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। तीसरा हो गया कौन सा, शिक्षा। फिर चौथा हो गया न्यायिक प्रशासन। और पांचवा है नाप तोल की इकाइयां। जो नाप तोल की इकाइयां हैं वो केजी वगैरह जो इकाइयां, इनको कहाँ रखा गया, ये 5 विषय हैं, इनको रखा गया है समवर्ती सूची में। पहले कहाँ थी ये, पहले राज्य सूची का विषय था, अब किसका बन गया है, अब समवर्ती सूची का विषय बन गया है। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, इसको बोलते हैं फ्यूजा। फ्यूजा से मतलब है, इसका मतलब है फॉरेस्ट मतलब वन, इसका मतलब है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, डब्लू यानी कि वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, जे ए से मतलब है जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन न्यायिक प्रशासन, और डब्लू का मतलब है वेट यानी कि नाप तोल की इकाइयां। तो इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में क्या है कि जो हमारा जो संविधान है उसने किन किन भाषाओं को जो है मान्यता दी है, तो उसको जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनको रखा गया है 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं हम। आठवीं अनुसूची, एट्थ शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या है, संविधान मान्यता प्राप्त भाषाएं के संविधान में किस किस जो है भाषा को जो है मान्यता दी गई है, तो वो 8th शेड्यूल में रखा गया है। और इसमें मूल जो है 14 भाषाओं को दिया गया था। जब संविधान में जो 8वीं अनुसूची जब है बनाई, तो उसमें मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियों को 14 भाषाओं को मूल संविधान में चौदह भाषाओं को मान्यता दी। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, तो पहले जो है संविधान जब बना तब कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। अब जो है कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22 भाषाएं हैं जिनको जो है संविधान से मान्यता प्राप्त है। तो 7 भाषाओं को जो है बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है,
तो वो विषय कौन, वो सॉरी, जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। एक मैप बना लेते हैं, उसके इजी रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे है कश्मीर, तो इस भाषा को, कश्मीरी भाषा को जो मान्यता मिली, कश्मीरी पहली। यहाँ पे है पंजाब, दूसरी भाषा है पंजाब। ऐसे कर दो, पहली दूसरी। तीसरी भाषा है गुजरात, गुजराती, पंजाबी, गुजराती। फिर चौथी है महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है, मराठी। फिर जो है केरल में बोली जाती है मलयालम, पांचवी। छठवीं भाषा है तमिल। सातवीं है कन्नड़। अच्छा, मलयालम केरल में बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ जो है बोली जाती है कर्नाटक में। आठवीं है तेलुगु, जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। नौवीं है उड़िया, उड़ीसा में। 10वीं है बंगाली। 11वीं है यहाँ पे असमी बोली जाती है, असमी, असम में। 11 हो गई। और 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, 12वीं हिंदी, जो पूरे भारत में बोली जाती है। 13वीं उर्दू, और 14वीं है संस्कृत। तो ये 14 भाषाएं थी, जो मूल जो है संविधान था उसमें 14 भाषाओं को जो है मान्यता मिली, तो वो 14 भाषाएं ये हैं। ठीक है। फिर जो है 21वां संविधान संशोधन किया जाता है। 1972, नहीं 52 है शायद, ऐसे कुछ है। 21वां संविधान संशोधन किया जाता है 67 में, सॉरी 1967 में। तो इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। किसको, सिंधी भाषा को। ठीक है। फिर 72वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। एक है कोंकणी, दूसरी है मणिपुरी, और तीसरी है नेपाली। ये 3 भाषाएं हैं जिनको जो है कौन सा है, 71वां संविधान संशोधन होता है। 72 लिखा, 71वां संविधान संशोधन, या 72 है, 71 है, सॉरी 71वां संविधान संशोधन होता है। उसमें जो है ये 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। और कोंकणी कहाँ बोली जाती है, ये तो हमने देख लिया था कि कश्मीरी कहाँ बोली जाती है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मराठी महाराष्ट्र में, और जो मलयालम जो है केरल में, तमिल जो है तमिलनाडु में, कन्नड़ जो है कर्नाटक में, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में, उड़िया उड़ीसा में, बंगाली बंगाल में, असमी और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी बोली जाती है गोवा में ज्यादातर है। फिर आता है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। इसमें किस किस को जो है मान्यता दी जाती है, तो एक है संथाली, एक है बोडो,
डोंगरी और जो है मैथिली, ये 3 भाषाएं हैं जिनको जो है 92वें संविधान संशोधन होता है उसमें जो है इनको मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो बोडो जैसे असम में ये बोली जाती है, असम में, डोंगरी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, मैथिली जो है बिहार में, वेस्ट बंगाल, बिहार में और झारखंड में बोली जाती है, ये वेस्ट बंगाल और उसमें बोली जाती है संथाली। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में जो 22 भाषा हैं वो ये है। ठीक है, उड़िया का नाम चेंज कर दिया, उड़िया का जो है, उड़िया है ना, ओडिया कर दिया गया, ओडिया। ये कब कर दिया गया, तो ये 2011 में। ठीक है, 96वां संविधान संशोधन किया था, तो उसको जो है 96वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2011 में ओडिया कर दिया, उड़िया भाषा को। तो ये 8 अनुसूची हैं जिनमें इसमें 8 अनुसूची में किसको रखा गया, जो भाषाएं हैं भारत की में उनको रखा गया और उन संविधान के माध्यम से इनको क्या दी गई, मान्यता दी गई। ठीक है, अब आगे 9, 10, 11 और 12 4 हैं, उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।